नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी देश के बड़े संस्थानों के कैंपस में पढ़ाई के प्रेशर पर। बताएंगे कि सरकार इस मामले में क्या करने वाली है। सियासी ढाबे में दिखाएंगे दिल्ली सरकार का बजट और विधानसभा का रामायण प्रसंग। तो सोशल अड्डा में करेंगे जल संकट पर मंथन, समझेंगे कि पानी बचाने के लिए कितने गंभीर हैं हम। और प्रगति मार्ग में मिलेंगे बिहार की टॉपर बेटियों से। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड के खटीमा में कई लोग अभी भी होली के रंग में रंगे नजर आए। दरअसल यहाँ होलिका की गोद में बैठने वाले प्रहलाद के बचने की खुशी में ये होली मनाई जाती है। इस दौरान लोगों ने टोली बनाकर फागुनी होली के रंगों भरे भजन गाए और डांस किया, जिससे इस खास मौके पर यहाँ अलग ही रौनक दिखी। ये लोग यहाँ की थारू जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान के पाली में नवरात्र के मौके पर कुछ छात्रों ने भगवान की झांकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मक्के और बाजरे समेत दूसरे मोटे अनाज का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, साथ ही इनका उत्पादन भी बढ़ाने का संदेश दिया। इसके लिए ये बच्चे भगवान के वेश में नजर आए और अपने सामने ये मोटा अनाज रखा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इनकी हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। माना जाता है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी पोषक होता है, यानी शरीर में होने वाली कई कमियां इस अनाज से दूर हो जाती हैं। यूपी के संभल में अपने कद और शादी की वजह से सुर्खियों में रहे मोहम्मद रेहान के घर में एक नन्ही परी आई। उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद मिठाई बांटकर ये खुशी मनाई गई। रेहान का कद 3.5 फीट है, जबकि उनकी पत्नी तहसीन की लंबाई 3 फीट है। बताया गया कि तहसीन और उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस खास मौके पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मोहम्मद रेहान पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने कम कद की वजह से शादी नहीं होने की बात कही थी। हालांकि फिर जब सोशल मीडिया पर उनकी शादी करवाने वाली अपील की खबर फैली तो रामपुर की तहसीन के साथ उनका निकाह करा दिया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शेर का कुत्तों और गायों से बचकर भागने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये शेर गांव में घुसा, इसके बाद कुछ कुत्ते इसके पीछे लग गए। फिर जब वो वहां से आगे बढ़ा तो सामने से गायों का झुंड आ गया, यानी आगे गाय और पीछे कुत्ते। ऐसे में इस शेर ने तुरंत वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। यूपी की मैनपुरी जिला जेल में महिला कैदी आर्टिस्ट बन गई। दरअसल यहां एक जिला उत्पाद योजना के तहत मैनपुरी जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारकशी उद्योग में सेलेक्ट किया था। इसी उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से यहां की जिला जेल में 19 महिला कैदियों को ये तारकशी कला की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें पीतल, तांबे और चांदी की तारों के जरिए लकड़ी पर अलग अलग कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। इन कैदियों को ये ट्रेनिंग मास्टर विनोद कुमार शाक्य दे रहे हैं, जिन्हें तारकशी हस्तकला में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आने वाले दिनों में इन कलाकृतियों को सार्वजनिक कर इनकी बिक्री भी करवाई जाएगी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कैंपस में पढ़ाई के प्रेशर से जुड़ी हुई है। आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के जाने माने संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी चिंता का सबब बन गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कैंपस में सब कुछ ठीक नहीं, वजह पढ़ाई का प्रेशर हो या सख्त नियम या फिर पढ़ाई का माहौल। लेकिन कैंपस में अगर कुछ छात्र दबाव या फिर तनाव में हैं तो इसे गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है। छात्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइंस बनाने जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी जानकार बदलाव को जरूरी बता रहे हैं। ये मुद्दा हमारे परिवार और हमारे पड़ोस के बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए।
आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने, दिल में अनगिनत अरमान, कैंपस से निकलकर कुछ नया, कुछ बड़ा करने का जुनून। लेकिन कैंपस के सफर का शुरुआती जोश कई बार चट्टान जैसी चुनौतियों के सामने दम तोड़ जाता है। भारी भरकम पढ़ाई, परीक्षा और सख्त नियमों के दबाव में एक दिन धैर्य और हौसला कुछ छात्रों का दामन छोड़ जाता है। नाकामी से डरकर, हालात से हारकर या कैंपस के भेदभाव से उकताकर कई छात्र टूट जाते हैं। फिर कैंपस से उनके सुसाइड की खबर आती है, जो देश को सकते में डाल देती है। आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी के मामले बढ़े हैं। जाहिर है इसकी वजह छात्रों पर मेंटल और इमोशनल प्रेशर है। इसे लेकर न सिर्फ कैंपस में चिंता है, बल्कि सरकार भी गंभीर है। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस मुद्दे पर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि कैंपस में सुसाइड को लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है। सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 यानी 5 सालों के दौरान आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम के 61 छात्रों ने खुदकुशी की। इस दौरान अकेले आईआईटी के 33 छात्रों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे मौजूद दबाव और तनाव को समझना और उन्हें दूर करना जरूरी है। इस सवाल का जवाब जरूरी है कि आखिर कैंपस में ऐसा क्या है जिसके सामने कुछ छात्र हिम्मत हार जाते हैं। इस साल आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास में छात्रों की खुदकुशी ने न सिर्फ कैंपस बल्कि देश को झकझोर दिया है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जो स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक को कवर करेगा। इसके तहत छात्रों को हर तरह के तनाव से बचाने के दिशा निर्देश होंगे। इसके साथ ही छात्रों को मदद देने, उनकी शिकायत सुनने की प्रणाली स्थापित की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि कैंपस में भेदभाव और दबाव वाले माहौल को दूर किया जाएगा। हालांकि आईआईटी के तमाम कैंपस भी छात्रों की सुसाइड को लेकर सतर्क हो गए हैं और इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। मसलन आईआईटी बॉम्बे में कम ग्रेड पाने वाले और बैकलॉग वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग की पहल की गई है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसके साथ ही मानसिक कल्याण केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। आईआईटी बॉम्बे अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में बदलाव की दिशा में काम कर रहा है ताकि छात्रों का तनाव कम हो सके। आईआईटी गुवाहाटी भी कम नंबर लाने वाले छात्रों की काउंसलिंग पर फोकस कर रहा है और आईआईटी दिल्ली भी पाठ्यक्रम को आसान बनाने की प्रक्रिया में है। लेकिन कैंपस में मसला सिर्फ सिलेबस नहीं है। शिकायत होती है कि कैंपस के अंदर शिक्षक और साथियों का रवैया भी कुछ छात्रों के लिए तनाव का कारण बनता है। इसीलिए इस समस्या को संपूर्णता में देखने की जरूरत है और कैंपस में बेहतर माहौल बनाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन कैंपस में छात्रों पर दबाव है, लेकिन क्या सरकार की गाइडलाइंस से फर्क पड़ेगा? हमने समझा मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा से। सुनिए। गाइडलाइंस होंगी तो टीचर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मान लेना कि ये रातों रात एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, ये बहुत यूटोपियन एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये गेम चेंजर बन सकता है। बिकॉज जस्ट द फैक्ट कि हमारी सरकार, जो हमारे संरक्षक हैं, वो एक सेंसिटिविटी के साथ मूव करना चाहते हैं, युवा की मेंटल हेल्थ को एक ड्यू कंसिडरेशन, एक ड्यू जो है ऑब्जर्वेशन देने का, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत काबिले तारीफ है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के कुछ और साथियों को हिरासत में लिया गया है। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में अमृतपाल के घर जाकर उसके परिवार से पूछताछ की। इस दौरान घर पर अमृतपाल की पत्नी और मां मौजूद थीं। वहीं इस बीच पुलिस ने जालंधर के शाहकोट से अमृतपाल के 4 और साथी हिरासत में ले लिए। आरोप है कि इन्होंने ही अमृतपाल के लिए गाड़ी और बाइक का इंतजाम किया था। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक बैठक की। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना के मामलों को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और मजदूरी के लिए सूरत गया था। अब आरोपी को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को लोक कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। वहीं कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया। इनके अलावा मध्य प्रदेश के मशहूर बैगा चित्रकार जोधाइया बाई बैगा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 82 साल की जोधाइया बाई कभी स्कूल तो नहीं गईं, लेकिन अपनी अद्भुत कला कौशल के चलते उन्होंने ये अलग पहचान बनाई। वहीं केरल के आदिवासी समुदाय के किसान रामन चेरू बयल को कृषि क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो तमिलनाडु के 90 साल के भरतनाट्यम गुरु के कल्याण सुंदरम को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इनके अलावा भी राष्ट्रपति ने कई हस्तियों को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा के पास शारदा मंदिर नवरात्र पर भक्तों के लिए खोल दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर का खुलना एक नई सुबह की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने पहल करते हुए एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरेंडर कर नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने वाले एक जोड़े की भी शादी करवाई गई। विवाह कार्यक्रम में कुल 19 जोड़ों की शादी हुई। बिहार दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोतिहारी में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। वहीं सहरसा में स्कूली छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली। इधर राजधानी के दिल्ली हाट में भी इस खास मौके पर बिहार उत्सव मनाया गया, जहां बिहार से जुड़ी कई चीजें बेचने के लिए रखी गईं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली सरकार का बजट आखिरकार पेश हो गया। बजट में कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को मनीष सिसोदिया की बड़ी याद आई। सिसोदिया को राम की तरह बड़ा भाई बताते हुए गहलोत ने खुद को भरत बताया। उधर बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर हल्ला बोला। मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई तो दिल्ली के विधानसभा में बजट पेश हो गया। वैसे तो आम आदमी पार्टी सरकार का ये 9वां बजट था, लेकिन एक बड़ा फर्क था। इससे पहले 8 बार बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किया था। इस बार उनकी जगह कैलाश गहलोत ने बजट पढ़ा। और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट, जब श्री राम वनवास गए थे। सिसोदिया जेल में हैं, इसलिए सबकी जुबान पर भी थे। नए वित्त मंत्री ने संबोधन में सिसोदिया को शिद्दत से याद किया, फिर खुद को आम आदमी पार्टी में चल रही भरत परंपरा का नया खेवनहार साबित किया। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। राम भरत प्रसंग ऐसा था कि खींचे खींचे से केजरीवाल ने भी अपनी मुख मुद्रा बदली और मुस्कुराते हुए मेज थपथपा दी। इससे पहले केजरीवाल ट्वीट कर सिसोदिया को याद कर चुके थे। उन्होंने लिखा, दिल्ली के सब लोग आज मनीष जी को बहुत मिस कर रहे हैं, पर उनका काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम 2 गुनी स्पीड से किए जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं, उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि एक तरफ विधानसभा में बजट पेश हुआ तो दूसरी तरफ सिसोदिया की शराब नीति घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की तो उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विधानसभा में गहलोत और केजरीवाल जिस सिसोदिया की कमी महसूस कर रहे थे, उन्हें लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। सिसोदिया तो जेल में हैं, इसलिए बीजेपी ने शराब नीति पर केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया। हमारा सीधा सा मानना है
कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली खाई है, उसने शराब दलाली में अपना मुंह काला किया है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। शराब घोटाला ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नंगा करके रख दिया है और इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सरगना इसके हैं, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के बजट पर पहले से ही सियासी घमासान हो चुका है। बजट के ऐलानों के बाद भी सियासत तेज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने 8 साल में अपनी सरकार के किए गए कामों को गिनाया और साथ ही बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े ऐलान किए। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें बस डिपो को बेहतर बनाना भी शामिल है। आपको बता दें कि 3 वर्ल्ड क्लास आईएसबीटी यानी कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण होगा। इसके अलावा नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में 2 मल्टी लेवल बस स्टेशन बनाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के 57 बस डिपो का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसमें ऊपर मेट्रो और नीचे गाड़ियां चलेंगी। बजट में इसके लिए 321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने का ऐलान भी किया गया है। इसके लिए बजट में 722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा मोहल्ला बस योजना का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत 2023-24 में 100 ई बसें लॉन्च की जाएंगी और अगले 2 साल में 2180 ई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा बजट में कूड़ों के 3 पहाड़ों को खत्म किए जाने का ऐलान भी किया गया है। ओखला, भलसवा और गाजीपुर में मौजूद कूड़े के पहाड़ों को अगले 2 साल में हटा दिया जाएगा। इसके अलावा यमुना की सफाई का काम किए जाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। 6 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत इस योजना पर काम होगा। बजट में स्वास्थ्य के लिए 9,742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों में बेड की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। 2023-24 में 100 महिला क्लिनिक भी सरकार खोलेगी। वहीं मरीजों की सुविधा के लिए 38 नए एम्बुलेंस चलाई जाएगी। बजट में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों को कंप्यूटर और टीचर को टैबलेट देने का ऐलान किया गया है। और इस सबके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने का जिक्र भी किया। 2025 तक दिल्ली में पानी की उपलब्धता 1240 एमजीडी की जाएगी। पानी की कमी वाले इलाके में आरओ भी लगाए जाएंगे। वहीं बिजली के लिए बजट में 3,348 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दिल्ली में 2025 तक बिजली की डिमांड का 25% हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करने की सरकार की योजना है। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया। 9th बजट आम आदमी पार्टी का, और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया। पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस बीच दिल्ली की दीवारों पर कुछ ऐसे पोस्टर लगे कि सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारा लिखा गया और विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पोस्टर कहां से आए और किसने छपवाए। पोस्टर पर भी इसका जिक्र नहीं था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने एक वैन को भी पकड़ा जिसमें करीब 10,000 पोस्टर थे। बताया गया कि वैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली थी। बाद में साफ हो गया कि पोस्टर का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है और इसके साथ ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वैन को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर्स थे। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस सूत्रों की अगर हम बात करें तो वो वैन आम आदमी पार्टी का ऑफिस है
वहां से निकली थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वैन को जब जब्त किया तो उसमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा हुआ और दूसरी चीज उस पोस्टर पे कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस की कोई डिटेल नहीं है, इसलिए पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी चीज एफआईआर जो दूसरी धारा लगाई गई है वो लगाई गई है डिफेसमेंट की। इन दोनों धाराओं के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि बेलेबल दोनों धाराएं इसलिए गिरफ्तार लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन पुलिस की एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस मामले में आगे कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो। और इस खबर के सामने आने के बाद ही सियासी पारा चढ़ना लाजमी था। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुनिए कौन क्या कह रहा है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए, पोस्टर जिसने छापा है प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें कहीं छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार 22 मार्च को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 139 अंक चढ़कर 58,214 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 44 अंक चढ़कर 17,151 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी और सिर्फ 9 में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को शेयर बाजार में सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 480 रुपए लुढ़क गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का दाम 58,770 रुपए हुआ। इससे पहले के कारोबार में इस मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,250 रुपए दर्ज की गई। चांदी के दाम 345 रुपए गिरने के बाद 68,850 रुपए हो गए। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स आने वाले दिनों में और ज्यादा एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएगी। कंपनी के CEO अरुण बंसल ने बताया कि अगले कुछ सालों में 1 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स के निजीकरण की उम्मीद है और हम इनकी बोली में भाग लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट कर बताया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की आर्म IFC ने कंपनी की EV यूनिट में $6 अरब या $600 करोड़ का निवेश करने जा रही है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बिहार में 12वीं का रिजल्ट आ गया है। इसमें कई छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में आपको मिलवाते हैं उन टॉपर्स से जिन्होंने खुद पर भरोसा कर खुली आंखों से देखे सपने को अपनी लगन के बूते हकीकत में तब्दील किया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये आयुषी हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन के दम पर बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में पहला स्थान पाया। वो साइंस की टॉपर स्टूडेंट बनी है। आयुषी ने कुल 474 अंक पाए। खगड़िया के मटिहानी गांव की रहने वाली आयुषी की ख्वाहिश DM बनने की है। मेरी तैयारी बेसिकली सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट रहती थी। सेल्फ स्टडी बहुत की है और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। मम्मी पापा का तो था ही, लेकिन एक टीचर है जो कि बहुत मोटिवेट किया करते थे। लिखने के तरीका पे सबसे ज़्यादा हम फोकस किए कि कैसे लिखना है। तो जब दिसंबर जनवरी का टाइम था तो बहुत हम लिखा करते थे पेज पे। इस दौरान तो हाथ पे वो छाले भी पड़ जाते थे। तो सफलता के पीछे तो मेरी मेहनत भी थी और सबका सपोर्ट था। वहीं औरंगाबाद की सौम्या शर्मा ने इंटर कॉमर्स में स्टेट टॉप किया। पिता किसान हैं तो मां गृहिणी। सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय की छात्रा सौम्या कहती हैं कि उनका बचपन से सपना था कि वो अपनी मेहनत के दम पर राज्य का नाम रोशन करें। आप
आपको बस करना है कि मेहनत तो आप ही करना है, पेरेंट्स तो आपके बस आपको सपोर्ट ही करने वाले हैं। और एक बार कर लीजिएगा उसके बाद तो आप देख सकते खुशहाली का तो खैर बयां ही नहीं कर सकते अपने लफ्जों में कितना खुशहाली है। बस आपको दिन रात मेहनत करना है। वहीं पूर्णिया की डडुआ बाड़ी नेहरा गांव की मुहुद्देशा ने इंटर आर्ट्स में 475 अंक पाकर बिहार टॉप किया। बहुत ही अपने लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए ना तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और ये बात सच है जो आज मेरे सामने भी है, जिसका रिजल्ट मुझे आज मिल गया। ऐसे ही औरंगाबाद के रजनीश पांडे ने भी खुली आंखों से जो सपना देखा उसे मेहनत के बूते हकीकत में उन्होंने बदल डाला। रजनीश 12वीं के रिजल्ट में 95% नंबर लाए तो परिवार की खुशी देखने लायक थी। जाहिर है परीक्षा में टॉप पर पहुंचने की खुशी बेहद बड़ी और अहम होती है, न केवल उन छात्रों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी ये यादगार पल किसी गर्व से कम नहीं है। किसी ने साइंस, किसी ने आर्ट तो किसी ने कॉमर्स की 12वीं परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए। सभी कामयाब बच्चों के घर के हालात अलग अलग हैं, लेकिन चेहरों की एक सी मुस्कान कह रही है कि इनके कदम अब आगे बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च कर दिया है 6G का विजन डॉक्यूमेंट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। भारत ने अब 6G तकनीक की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। इसके साथ ही देश में 6G टेस्ट बेड की शुरुआत हो गई। इसमें 6G की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि 6G के आने से एविएशन सेक्टर के ऑपरेशन में तेजी आएगी। लोगों को रियल टाइम में फ्लाइट और मौसम की जानकारी मिल सकेगी। गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड को अब पब्लिक कर दिया। हालांकि अभी इसे अमेरिका और यूके में ही कुछ यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। धीरे धीरे इसे भारत समेत बाकी जगह शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के दफ्तर का उद्घाटन किया। ITU संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक स्पेशल एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जान लेते हैं। विश्व जल दिवस पर UN की रिपोर्ट ने चिंता थोड़ी और बढ़ा दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही दुनिया जल संकट का सामना करेगी। पहले आपको इस रिपोर्ट की जरूरी बातें संक्षेप में बता दें। इसमें कहा गया है कि पानी के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से दुनिया तेजी से सूख रही है और दुनिया की 26% आबादी साफ पानी की कमी से जूझ रही है। दुनिया के 2 अरब लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मीठे पानी के स्रोत दुनिया में सबसे अधिक खतरे में हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले रिचर्ड कॉर्नर ने कहा है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही दुनिया के सामने जल संकट होगा और करीब 50% आबादी बुनियादी स्वच्छता से दूर होगी। फिलहाल दुनिया की 10% आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां पानी का संकट गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट UN जल सम्मेलन से ठीक पहले प्रकाशित की गई है, जो बुधवार से शुक्रवार तक चलेगा। इसमें 12 देशों को 6500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जहां जल संकट से उबरने पर मंथन होगा। लेकिन हमारे देश में लोग जल संकट को लेकर क्या सोचते हैं, पानी बचाने या फिर उसकी बर्बादी को लेकर वो कितने गंभीर हैं, इस पर हमने सोशल अड्डा में लोगों से बातचीत की। रिपोर्ट डरा रही है, कह रही है कि 10% ऐसी आबादी है जो पानी की कमी से जूझ रही है। हम लोग अपने घर में कितना ही बाल्टी पानी में नहाते हैं, कितना बाल्टी पानी यूं ही फेंक देते हैं बर्तन साफ करने बाकी चीजों में। क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें अपने टूथब्रश करते समय या नहाते समय इस समय हम लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि नल खुला ना हो। मोस्टली क्या होता है कि एक नॉर्मल हैबिट है हम लोगों की कि हम लोग जब ब्रश करते हैं इवन अपने वॉश बेसिन में भी तो नल खुला छोड़ देते हैं। एक मिनट में 12 लीटर पानी वेस्ट होता है। अगर आप सिर्फ टूथब्रश करते समय भी अपना नल बंद रखें, नहाते समय भी बाल्टी भर जाए तो नल बंद कर दीजिए। उतने में ही एवरेज अगर मैं निकालूं और 5 लोगों के आपका परिवार है तो आप कम से कम एक दिन में 200 लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट स्टेप है जो आप अपने आप से खुद से शुरू कर सकते हैं। पानी के बारे में आपके जैसे न्यूज वाले हैं और भी न्यूज वाले हैं, इसके बारे में काफी उन्होंने प्रभाव किया है, प्रचार किया है कि पानी सेफ। एजेंसियां जो है वो भी ऐसी करती है कि सेफ पानी सेफ। पर अफसोस हमारी सरकार को देखना चाहिए ना, जो पाइप लाइनें फटी पड़ी हैं
जो पानी बाहर निकलता रहता है उसकी लीकेज बंद नहीं होती है, सड़कों में पानी भर जाता है, लोग आधे आधे घुट्टे पानी जाते हैं, उनके कानों में कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो ये सारा दोष आम जनरल लोगों या परिवार के लोगों को नहीं देना चाहिए। हो सकता है किसी का लीक कर रहा हो, 20 कहीं से बूंद लीक कर रहा, तो लोग हम तो यही राय देंगे कि कोई बर्तन नीचे रख दीजिए, उसको अपने उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, जो चाहे आप बर्तन धोने के लिए कीजिए या अपने सोच के लिए दूर करिए। मेरी जनता से अपील है कि अपने जो बारिश का पानी है उसको स्टोरेज अलग से टंकी लगा के हम कर सकते हैं, हम करते हैं अपने गांव में। जो है अपने घर में अलग से जो पाइपलाइन है, हम रेन वाटर की अलग पाइप लगाएगा और उसको स्टोरेज करके हम उसको यूज कर सकते हैं पानी को, जिससे कि अब सरकार भी जलाशय बनाने का और इम्प्लीमेंट के जल संरक्षण का काम लाखों करोड़ रुपए लगाकर कर रही है, तो कोई लोग इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे गाँव में तालाब होते हैं, तो तालाब जोड़ के बोलते थे, उनको जोड़ों को भी सौंदर्यीकरण के आट के उसको खत्म किया जा रहा है। तो जल संरक्षण कहाँ से होगा? कुएं बंद हो गए हैं, कुएं के अंदर पानी संरक्षण हो सकता था, जहाँ से यूज रोजमर्रा के लिए नहाने के लिए उनके लिए यूज हो सकता है। श्रेयस अय्यर आईपीएल से हो गए हैं बाहर, तो खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर 5 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे, यानी वो आईपीएल और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में नहीं खेलेंगे। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद टेस्ट के दौरान श्रेयस को पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हुई थी। अब मेडिकल टीम ने श्रेयस को सर्जरी की सलाह दी है। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकहत जरीन, स्वीटी बुरा और मनीषा ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ ये खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गईं और अपने अपने पदक पक्के कर लिए। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिथुन मंजुनाथ ने जीत के साथ सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भोपाल में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कामयाबी हासिल की। वहीं वरुण तोमर ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।